भारत के 125 करोड़ बहुजनों को संदेश देना चाहता हूं और बहुजन मीडिया को भी। क्या उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी का आईटी सेल बन चुका है और उस आईटी सेल में दिल्ली में 40 नौजवान काम कर रहे हैं, लखनऊ में 60 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा नौजवान आईटी सेल में, बहुजन समाज की आईटी सेल में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों को अभी पता नहीं है। इसके परिणाम आएंगे। लेकिन सर अभी तो कह रहे थे कि रोहिणी वहाँ पे नेताओं की ड्यूटी नहीं बनती। चलो हम एक बार मान लेते हैं कि बहन जी सीनियर हो गए, वो सड़कों पर नहीं उतरती, लेकिन नेता तो उतर सकते हैं ना। पिछले हफ्ते में हरियाणा में था, मैंने देखा नेता मान्यवर आकाश आनंद जी ने रैली की। पता चला सार्वजनिक मीडिया तो छोड़ दो, मोदी मीडिया को भूल जाओ। गांधी मीडिया ने, ना गांधी मीडिया ने, ना मोदी मीडिया ने और ना बहुजन मीडिया ने, तीनों मीडिया ने, सब 3-4 शायद चैनल ने कवर किया। इवन बहुजन मीडिया ने भी आकाश आनंद की रैली कवर नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम हटाई जाए, अब वही सत्ता में है। कांग्रेस कभी भी ईवीएम आंदोलन के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहती। आप पार्टी कभी, क्योंकि आप पार्टी क्यों नहीं आंदोलन करती ईवीएम के खिलाफ? क्योंकि सर बसपा को किसने रोका है? किसने रोका है बसपा को? ये बताएं। हम सवाल कर रहे हैं बसपा से। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी 2-3 चीजें लड़ रही है। एक तो आंदोलन चला रही है, पार्टी भी लड़ रही है, सामाजिक आंदोलन चला रही है। तो बहुजन समाज पार्टी से क्यों? बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने कह तो दिया, ट्वीट भी कह दिया, कैसे भी कह दिया, 1000 बार कह दिया कि वो अगर मतलब बीएसपी ने सीधे कहा ये वोटों की चोरी होती है। क्या करें बहन जी, लड़ें जा करके? बहन जी तो ट्वीट कर देती है, लेकिन बहन जी के बाद में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आज कहीं ना कहीं सत्ता के मजे भी ले रहे हैं और मलाई भी खा रहे हैं। तो क्या उन नेताओं की ड्यूटी नहीं बनती? चलो हम एक बार मान लेते हैं कि बहन जी सीनियर हो गए, वो सड़कों पर नहीं उतरती, लेकिन नेता तो उतर सकते हैं ना। पिछले हफ्ते में हरियाणा में था, मैंने देखा नेता मान्यवर आकाश आनंद जी ने रैली की। पता चला सार्वजनिक मीडिया तो छोड़ दो, मोदी मीडिया को भूल जाओ। गांधी मीडिया ने, ना गांधी मीडिया ने, ना मोदी मीडिया ने और ना बहुजन मीडिया ने, तीनों मीडिया ने, सब 3-4 शायद चैनल ने कवर किया। इवन बहुजन मीडिया ने भी आकाश आनंद की रैली कवर नहीं की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कारण क्या सर उसका? लोग, बहुजन मीडिया के भी लोग कुछ कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जैसे बहुजन समाज के लोग कुछ कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जैसे दिल्ली में बहुजन समाज के लोग आप पार्टी में वोट डालते हैं। बाल्मीकि जाति के और जाटो जाति के लोगों ने दिल्ली में, बहुजनों ने आप पार्टी में वोट डाल के मनवादी पार्टी को जिता दिया। सर आपने बहुजन मीडिया पर सवाल उठाया कि बहुजन मीडिया कवरेज नहीं करती। आपको अच्छे से याद होगा 2022 के चुनाव में आप भी हमारे साथ, हमने पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया। किसी नेता ने यहाँ तक ये नहीं पूछा कि आपने एक गिलास पानी पिया या चाय पिया, खाना क्या। तो बताइए बहुजन मीडिया कहाँ तक संघर्ष करेगा? नीलम जी, बहुजन मीडिया की अपनी समस्याएं हैं। बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं, उनकी समस्याएं मैं देखता हूं। बच्चों को वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। वो करें तो क्या? एक उनकी समस्या ये है। तो ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती सर, अगर हम चाह रहे हैं कि बहुजन मीडिया हमारे फेवर में बोले। हम देखते हैं कि पूरा भाजपा ने अपना आईटी सेल बना रखा है, और आज अगर हम देखें मोदी कहीं भी रैली हो रही है तो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाइव चलता है। तो ये क्या बहुजन नेता की जिम्मेदारी नहीं बनती? बहुत बड़ा प्रश्न किया है। चलिए, मान्यवर काशीराम साहब की जन्मतिथि पर प्रेरणा स्थल से मैं पूरे भारत के 125 करोड़ बहुजनों को संदेश देना चाहता हूं और बहुजन मीडिया को भी। क्या उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी का आईटी सेल बन चुका है और उस आईटी सेल में दिल्ली में 40 नौजवान काम कर रहे हैं, लखनऊ में 60 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा नौजवान आईटी सेल में, बहुजन समाज की आईटी सेल में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों को अभी पता नहीं है। इसके परिणाम आएंगे। लेकिन सर अभी तो कह रहे थे कि रोहिणी वहाँ पे हरियाणा में आनंद जी की जो रैली रही है उसको कोई नहीं दिखा रहा। तो इतने जब आईटी सेल बन चुके हैं भाजपा उसके, बसपा के, तो अन्य से फिर शिकायत कैसी? नहीं, वो अभी रणनीतिक क्वेश्चन है। नीतियों पे मैं बात करूंगा, रणनीतियों पे बात नहीं करूंगा।
ऐसा है नीलम जी, रणनीतियां अप्लाई की जाती हैं, परिणाम लाके दिखा दिए जाते हैं। और 2024 में बहुजन समाज पार्टी की रणनीति लोगों को दिखेगी कि बिना बीएसपी के केंद्र की सरकार नहीं बनेगी। सर आखिरी सवाल लेना चाहूंगी साहब, मान्यवर काशीराम जी का जितना त्याग समर्पण बलिदान रहा, क्या आज के वर्तमान के बहुजन नेता इतना त्याग समर्पण बलिदान कर पा रहे हैं? बहन जी ने जीवन दान दे दिया। मैं बहन जी की बात नहीं कर रही सर, हाँ। उन्होंने तो सब कुछ निछावर कर दिया। मैं तमाम और नेताओं की बात कर रही हूँ। नेता तो एक ही है, ये बाकी नेता नहीं है। बीएसपी और कोई नेता नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता है। बहुजन समाज की एक ही लीडर है, वो है बहन कुमारी मायावती। और जब मान्यवर काशीराम साहब थे तो एक ही लीडर थे, मान्यवर काशीराम साहब। और जब बाबा साहब थे तब एक ही लीडर थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। आज से नहीं, ये बहुजन आंदोलन को लोग जानते नहीं हैं। तथागत बुद्ध के समय में एक लीडर थे, रैदास के समय में एक ही लीडर रहे, चोखा मेला के समय से लेकर के और फूले साहब के समय भी एक नेता रहे, और बाबा साहब के समय भी एक नेता रहे। और एक लीडर दूसरे लीडर को हैंड ओवर करता है। जैसे फूले साहब ने साहू जी महाराज को बैटन हैंड ओवर किया, और साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को 1921 में हैंड ओवर किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने से मान्यवर काशीराम साहब ने जब टेक ओवर किया, हैंड ओवर तो नहीं कर पाए, वो परिस्थिति नहीं आ पाई। और मान्यवर काशीराम साहब ने 2002 में लखनऊ में बहन मायावती जी को हैंड ओवर किया। तो यहाँ पर एक पार्टी, एक लीडर, एक विचारधारा, एक लक्ष्य और एक मंजिल है, बहुजन समाज का निर्माण, जाति विहीन समाज का निर्माण करना। और लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। क्या वो लक्ष्य में मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में पढ़ के बताना चाहूँगा, क्योंकि एक भी शब्द उसमें से हटना नहीं चाहिए। पूर्ण असमानता की संस्कृति को परम समानता की संस्कृति में बदलना हमारा अभीष्ट लक्ष्य होना चाहिए। किंतु परम समानता के परिवर्तन की संस्कृति के सदैव वर्तमान पीढ़ी की व्यवस्था के होने वाले लोगों में से के हाथों में होनी चाहिए। और भीतरघात, तोड़फोड़, विध्वंस से बचने के लिए हमें सावधानी जरूरी है। हमें मौर्य साम्राज्य के पतन से यही एक सीखनी है। मान्यवर काशीराम साहब के चमचा युग का अंतिम पैरा में पढ़ रहा था, हमें ये सीख लेनी चाहिए मौर्य साम्राज्य से। जो काशीराम साहब कह गए थे वो बातें मैं कह रहा था। ये इसी सदी में जिस महानायक ने इस देश के दबे कुचले लोगों को सत्ता के गलियारों में ले जाने का काम किया, उन्हें सत्ता का मजा चखाया, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो मिशन मूवमेंट साहब मान्यवर काशीराम जी लेकर चले थे, आज हम इस भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि वो मिशन मूवमेंट कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहा है। तो इसका बेसिक कारण क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुजन आंदोलन में लहरें आती रहती है। ये लहर आंदोलन, कोई भी आंदोलन होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जब जब राजनीतिक आंदोलन नीचे, या परिणाम जिसको कहते हैं, परिणाम में जो नापते हैं लोग, वो जब नीचे होता है तो सामाजिक आंदोलन ऊंचा उठता है। और जब सामाजिक आंदोलन ऊंचा उठता है तो बहुजन समाज सत्ता में चला जाता है। मैं आपके प्रश्न को इस तरह से उत्तर देना चाह रहा हूं कि ये जो बहुजन आंदोलन एक लहरों की तरह है, और लहरें ऊंची नीची होती रहती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर। लेकिन 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं सभी पार्टियां, पहली बात तो मान्यवर काशीराम के शब्दों में कहूँ तो एक बहुजन कार्यकर्ता 10 साल में बनता है। जो बहुजन कार्यकर्ता, तो कभी भी हम लोगों को जो नंबर से नहीं आंकना चाहिए, हमें आंकना चाहिए। आपको सत्ता में पहुंचाते हैं, अगर एक भी सीट आपकी कम रह जाती है तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, और आप कह रहे हैं कि हमें नंबर नहीं आंकना चाहिए। बहुजन समाज का उद्देश्य साध्य सत्ता न होकर के व्यवस्था परिवर्तन है। सत्ता एक माध्यम है, साध्य नहीं है।
और सत्ता पर पहुंचना ज़रूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और वो सत्ता वोट के द्वारा होती है, ये भी मैं सहमत हूं। लेकिन जब हम गांव की तरफ जाएंगे, अभी मैं हरियाणा में था 3 दिन पहले, मैं देख रहा था बिना पढ़े लिखे लोग, महिलाएं, बच्चे झूम रहे थे गांव में। तो जब आप गांव में जाएंगे तो पूरा बहुजन समाज इंतजार कर रहा है बहन मायावती जी का, पूरा बहुजन समाज इंतजार कर रहा है बहुजन आंदोलन के प्रणेताओं का। इंतजार होता है, चाहे विधानसभा के चुनाव आए या लोकसभा के चुनाव आए, इंतजार सबका होता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पर सुनने क्यों हो जाते हैं? बेसिक कमियां कहाँ रहती है जिसकी तरफ हम लोग समझ नहीं पाते या आप लोग उस पर काम नहीं कर पाते? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि बहुजन आंदोलन को सिर्फ सीटों से नहीं नापना चाहिए। सीटें, जैसे मैं बताता हूँ, मैं दूसरा उदाहरण देके बताता हूँ कि मोदी लोग कर रहे हैं, सारे मोदी करने वालों को बताता हूँ, और मोदी मीडिया जिसको प्रचारित करता है, मोदी का तो सब कुछ है। लेकिन जब 2019 में मोदी की सरकार आई थी तो पता है आपको, सिर्फ 100 में से 38 लोगों ने वोट दिए थे, ओनली 38%। इसका मतलब कि 62% लोग मोदी से नाराज थे। ये तो 2019 की बात कर रहा हूं। नीलम जी, आप तो गांव-गांव जाती हैं, आप जानती हैं कि मोदी से महिलाएं नाराज हैं, मोदी से इस देश का 70% किसान नाराज है, मोदी से इस देश के 20 करोड़ नौजवान नाराज हैं, मोदी से इस देश के नौकरी करने वाले 20 लाख से 25 लाख नौकरी पेशा लोग नाराज हैं। कहाँ मोदी से आप नाराजगी की बात करें कि हाँ। मोदी से नाराज है, लेकिन हम देखते हैं कि भर के वोट मोदी को ही मिलता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो नाराजगी कैसी है? नहीं, वोट नहीं वो दे रहे हैं, वोट कहाँ? बीएसपी के एक एमएलए में उदाहरण देके बताता हूं कि जो वोट आप डालते हैं, अब तो वोट का मशीनीकरण हो गया है और मशीन से वोट चोरी हो रहा है। तो लोग जो वोट डालते हैं, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए ने वोट डाला, उसके परिवार वालों ने एमपी में वोट डाला, एक भी वोट नहीं पड़ा। ऐसा क्या हो सकता कि पूरा एक एमएलए अपना खुद का वोट नहीं डालेगा? क्या उसके परिवार के लोग नहीं डालेंगे? तो एक भी वोट अगर ना पड़े तो इसको क्या कहेंगे? तो एक तरफ ये जो बहुजन वोटों की चोरी हो रही है, बहुजन समाज पार्टी इस पर कोई भी संज्ञान क्यों नहीं लेती है? आप लोग ईवीएम को दोष देते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, तो विपक्ष इसमें बहन जी भी आती है, तो क्यों नहीं बहिष्कार करते चुनाव? बहन जी ने 2014 में भी कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ है, और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हमारे, जो पार्चा जी ने, उन्होंने तो कोर्ट केस डाल रखा है। बहुत सारे बहुजन आंदोलनकर्ताओं ने, वकील, हजारों हजार वकील सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सर, उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो विपक्ष में नहीं है, सिर्फ खाली सामाजिक संगठन है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब बीजेपी विपक्ष में थी, आडवाणी विपक्ष में थे, तो उन्होंने किताब लिख